तो हम CHN का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वैक्सीन, क्योंकि वैक्सीन से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ लेते हैं, नॉर्सेट में या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो वैक्सीन बेसिकली क्या होता है, तो हम ऐसे समझते हैं लाइक अगर कोई भी पैथोजन, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी के अंदर गया तो आपकी बॉडी क्या करेगी, ऑफकोर्स इम्यून सिस्टम आपका एक्टिवेट होगा, इम्यून रिस्पॉन्स होगा, तो आप उसके अगेंस्ट फिर आपको इम्यूनिटी मिलेगी। तो ऐसे ही वैक्सीन क्या होता है, वैक्सीन इट इज़ बायोलॉजिकल preparation that provides immunity against a specific disease. So when vaccine introduced, it stimulate immune response. तो क्या होता है ना, जैसे कि अगर आपके अंदर BCG का वैक्सीन डाला, BCG का वैक्सीन डालेंगे तो क्या होगा, आपको माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस मीन्स TB के अगेंस्ट एक इम्यूनिटी मिलेगी। सो डैट इज़ वैक्सीन। तो जो वैक्सीन जो टर्म है वो कॉइन बाई लुईस पाश्चर। ये क्वेश्चन हो सकता है, एक वैक्सीन होता है और एक वैक्सीनेशन होता है। तो जो टर्म वैक्सीन है इट इज़ कॉइन बाय लुईस पाश्चर एंड प्लस जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज कॉजेशन। सो जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज कॉजेशन क्या होता है, जितने भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए लाइक बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, पैरासाइट्स, इनको एक जर्म्स बोला गया है। ओके, तो ये सारे जो जर्म्स है अगर आपकी बॉडी को इन्वेड करता है तो एक जो आपको जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल वो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, इसकी वजह से आपको इलनेस होता है। सो दैट इज जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज। तो इट इज़ ऑल्सो गिवन बाय लुईस पाश्चर। सो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हु कॉइन्ड द टर्म वैक्सीन। सो लुईस पाश्चर प्लस जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज causation is also given by Louis Pasteur. Okay, so to get vaccinated is right of every child. Okay, so right of child होते हैं ना, उसमें से to get vaccination is also the right of every child. So this is about vaccine. So vaccine दो तरह के होते हैं, फर्स्ट एक्टिव इम्यूनिटी एंड सेकेंड इज पैसिव इम्यूनिटी। सो एक्टिव इम्यूनिटी में क्या होता है कि डेवलपमेंट ऑफ एंटीबॉडीज आफ्टर एन इन्फेक्शन और वैक्सीनेशन। इसमें क्या होगा, एक्टिव मतलब आपकी बॉडी एक्टिवली प्रोड्यूस कर रही है एंटीबॉडीज़। आपको कोई इन्फेक्शन हुआ या फिर आपने कोई वैक्सीन लिया तो वो जो एंटीजन है वो आपकी बॉडी के अंदर गया, बॉडी उसको समझेगी और फिर एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर रही है, खुद से कर रही है, एक्टिवली कर रही है, तो डैट इज़ एक्टिव इम्यूनिटी। बट अगर हम कोई भी चीज़ रेडीमेड डालेंगे, ओके, डैट इज़ पैसिवली, हम पैसिवली डाल रहे हैं, हम एंटीबॉडीज़ बनाया बॉडी के अंदर डाल रहे हैं, डैट इज़ पैसिव इम्यूनिटी। तो अभी मैंने बोला था ना कि वैक्सीन और वैक्सीनेशन। सो जो वैक्सीनेशन है, वैक्सीनेशन टर्म इज़ कॉइन्ड बाय एडवर्ड जिनर, और फर्स्ट वैक्सीन जो है दैट इज़ स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, इट इज़ ऑल्सो गिवन बाय एडवर्ड जिनर। ठीक है, तो ये याद करना है, एडवर्ड जिनर, द फर्स्ट वैक्सीन स्मॉल पॉक्स डिस्कवर्ड बाय एडवर्ड जिनर एंड द टर्म वैक्सीनेशन इज ऑल्सो गिवन बाय एडवर्ड जिनर। सो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। समटाइम्स एग्जाम में ना पूछ लेते हैं कि एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी में लाइक ऐसे कुछ वर्ड्स दे देंगे, फिर पूछेंगे इनमें से लाइक कौन सा एक्टिव इम्यूनिटी है, कौन सा पैसिव इम्यूनिटी है, ऐसे कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, तो हम पढ़ते हैं। तो जो एक्टिव इम्यूनिटी का जो सोर्स है इट इज़ प्रोड्यूस बाय द इंडिविजुअल्स बॉडी। इसमें बॉडी इंडिविजुअली मतलब एक्टिवली एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर रहा है, हम बाहर से कुछ रेडीमेड नहीं दे रहे हैं। बट पैसिव इम्यूनिटी में क्या है, जो एंटीबॉडीज़ है हम रेडीमेड दे रहे हैं, हम रेडीमेड एंटीबॉडीज़ दे रहे हैं। हमें कुत्ते ने काटा, हम पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस लेने जाते हैं ना, हम रेडीमेड एंटीबॉडीज़ डाल रहे हैं। ठीक है, इसका जो ड्यूरेशन है वो लॉन्ग लास्टिंग, ऑफ कोर्स बॉडी जो है वो एक्टिवली एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर रहा है, उसमें मेमोरी सेल्स फॉर्म होगा, इसलिए जो ड्यूरेशन है वो लॉन्ग लास्टिंग होगा। बट पैसिव इम्यूनिटी में तो हम रेडीमेड डाल रहे हैं, कुछ टाइम के बाद वो ख़त्म हो जाने हैं, तो वो शॉर्ट टर्म होता है। ओके, तो ऑनसेट है ऑफ कोर्स एक्टिवली है। अब कोई भी आपके घर फर्स्ट टाइम आएगा, आप उसके साथ बात करोगे तो जो आपके जो इंट्रैक्शन है वो धीरे धीरे बनेगा। ओके, तो जो ऑनसेट होगा वो इट टेक्स टाइम टू डेवलप। बट जो पैसिव में है वो रेडीमेड है, रेडीमेड चीज़ें जा रही है, तो वो इमीडिएट, ऑनसेट जो है वो इमीडिएट है। ऑफ कोर्स एक्टिव इम्यूनिटी में मेमोरी सेल्स फॉर्म होते हैं और पैसिव इम्यूनिटी में मेमोरी सेल्स फॉर्म नहीं होते। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि लाइक एक्टिव इम्यूनिटी या पैसिव इम्यूनिटी किस में मेमोरी सेल्स फॉर्म होते हैं, किस में फॉर्म नहीं होते हैं, तो कुछ ऐसे लाइक क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो एक्टिव इम्यूनिटी का एग्जांपल क्या है, वैक्सीनेशन, हम जो वैक्सीन लेते हैं, BCG का वैक्सीन लिया है ना, दिस इज़ एक्टिव इम्यूनिटी। या फिर हमें कोई इन्फेक्शन हुआ, हमें चिकन पॉक्स हुआ, हम रिकवर हुए, सेकेंड टाइम हमें चिकन पॉक्स होने के चांसेस बहुत कम है क्योंकि हमारे अंदर उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बन गई है। सो इन्फेक्शन रिकवरी, ये सारा एक्टिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल है।
बट पैसिव इम्यूनिटी क्या है? मैटरनल एंटीबॉडीज ट्रांसफर। लेट्स सपोज जो मदर टू बेबी में जो प्लेसेंटा के थ्रू जो एंटीबॉडीज ट्रांसफर होता है, डेट इज आईजीजी, वो कुछ टाइम तक बच्चों में इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, दैट इज पैसिव इम्यूनिटी। या फिर हमने कुछ एंटीबॉडीज लिया, हमें कुत्ते ने काटा, हमने वो इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स लिया, दैट इज पैसिव इम्यूनिटी। ओके, सो कमिंग टू लाइक प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप लाइक वैक्सीन के बारे में आगे पढ़ोगे तो इम्यून रिस्पॉन्स समझना ज़रूरी है। तो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में क्या होता है? प्राइमरी मीन्स फर्स्ट टाइम अगर कोई पैथोजेंस आपके बॉडी के अंदर जाएगा तो आपका बॉडी, जो आपका जो इम्यून सिस्टम है वो रिस्पॉन्स करेगा। जो वो रिस्पॉन्स करेगा, फर्स्ट टाइम करेगा, तो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। द इनिशियल रिस्पॉन्स ऑफ इम्यून सिस्टम when it encounters a pathogens for the first time, that is primary immune response। तो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में क्या होगा? ऑफ कोर्स कोई भी अगर एंटीजेंस, कोई भी पैथोजेंस आपके बॉडी के अंदर जाएगा, पहले वो जाएगा तो आपका जो इम्यून रिस्पॉन्स है, वो इम्यून सिस्टम जो है वो पहले वो एक्टिवेट होगी, एंटीजेंस उसके अगेंस्ट पहले उसको रिकॉग्नाइज करेगी, फिर वो एक्टिवेट होंगे, फिर जाके वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगा। ओके, सो जो लैग फेस होता है ना प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में, लैग फेस थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि पहले जो आपका इम्यून सिस्टम है वो एंटीजेंस को रिकॉग्नाइज करेगी, उसके बाद एक्टिवेट होगी। ओके, उसके बाद एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगा। तो जो फर्स्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस होता है, डेट इज़ IgM। ये क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ सकते हैं कि सबसे पहला जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होता है अगेंस्ट एंटीजेंस, तो वो कौन सा होता है? डेट इज़ IgM। ओके, सो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होगा, फिर बॉडी जो है वो सेंसिटाइज्ड होगा और एंटीजन लीडिंग टू ट्रेनिंग ऑफ रेटिक्यूलो एंडोथेलियल सिस्टम एंड फॉर्मेशन ऑफ टी सेल्स का फॉर्मेशन होगा, मीन्स की मेमोरी सेल्स बनेंगे, उसके बाद जो रिस्पॉन्स होगा। ओके, बट प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में जो रिस्पॉन्स होगा वो वीकर होगा, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम वो एंटीजन फर्स्ट टाइम आपके बॉडी में आया है, फर्स्ट टाइम कोई आपके घर पे आता है तो आपका उसके साथ इंटरेक्शन बहुत पहली बार आया, तो उसके साथ इंटरेक्शन जो होगा वो लाइक कम होगा, आपको उतना पहचान नहीं पाओगे, पहले आप उससे बहुत सारी बातें करोगे, तब जाके उससे घुल मिल होगे, है ना, तब जाके उसके साथ आपको जो कनेक्शन होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा। ऐसे समझ लो कि जो फर्स्ट टाइम जो रिस्पॉन्स होगा वो वीकर होगा, शॉर्ट लास्टिंग होगा, लॉन्ग टर्म तक नहीं होगा। ओके, सो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में क्या होता है कि अगर वही पैथोजन अगर सब्सिक्वेंट एक्सपोजर होगा सेम पैथोजन का, तो जो आपकी बॉडी तो पहचान चुकी है, भाई ये एंटीजन तो पहले भी आ चुका है ना, तो ये बार बार उसी चीज़ का एक्सपोजर अगर होगा तो रैपिड रिस्पॉन्स होगा और लार्ज अमाउंट ऑफ एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगा। और जो एंटीबॉडीज इस बार प्रोड्यूस होगा ना वो IgG होगा। IgM तो फर्स्ट टाइम होता है, सबसे पहला जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होता है किसी भी एंटीजन के अगेंस्ट वो होता है IgM के जस्ट बाद IgM प्रोड्यूस होने लगता है, तो रैपिड रिस्पॉन्स होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगा। और यहाँ पे आपका ह्यूमोरल रिस्पॉन्स प्लस सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी भी एक्टिवेट हो जाएगा, तो आपका B सेल्स T सेल एक्टिवेट हो जाएगा, आपका मेमोरी सेल्स फॉर्म होगा, इसलिए जो रिस्पॉन्स होगा वो रैपिड होगा, स्ट्रॉन्गर होगा, और जो ड्यूरेशन होगा वो लॉन्गर लास्टिंग होगा, क्योंकि यहाँ पे मेमोरी सेल एक्टिवेट हो गई है। ओके, क्योंकि यहाँ पे मेमोरी सेल एक्टिवेट हो गई है, इसलिए ड्यूरेशन जो है वो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स का लॉन्गर लास्टिंग है। इसलिए दिस इज़ द रीज़न टू गिव मल्टीपल डोजेज ऑफ वैक्सीन। ऐसे हमारे मन में होता था ना कि एक ही वैक्सीन को बार बार क्यों देते हैं, दिस इज़ द रीज़न, सो डैट सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स फॉर्म हो जाए, सो डैट अगर कल को अगर वो पैथोजन वो बीमारी आपके अंदर आए तो जो रिस्पॉन्स हो वो रैपिड हो, स्ट्रॉन्गर हो, और ड्यूरेशन जो हो लॉन्गर लास्टिंग हो। So coming to the difference between primary immune response and secondary immune response. So the primary immune response का जो exposure होगा, of course first time, primary is the first time exposure होगा तो primary immune response। बार बार अगर उसी पैथोजन का एक्सपोजर होता रहेगा तो वो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में हो जाएगा। तो लैग फेज हमने पढ़ा ना, वो फेज जिसमें एंटीजन पहले रिकॉग्नाइज कर रही है फिर स्टिमुलेट हो रही है, तो जो लैग फेज मतलब वो फेज कि वो एंटीजन है वो एंटीजन को वो रिकॉग्नाइज करेगा, फिर वो एक्टिवेट होगा आपका इम्यून सिस्टम, तो डैट इज़ लैग फेज। तो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में जो लैग फेज है वो लॉन्गर होता है, बट सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में वो शॉर्टर होता है, क्योंकि बॉडी ऑलरेडी वो रिकॉग्नाइज कर रखी है, एंटीबॉडीज़ भी प्रोड्यूस हो रखा है, बट रैपिडली प्रोड्यूस होने लग जाएगा, तो इसमें लैग फेज जो है वो बहुत शॉर्टर होता है, और प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में लैग फेज जो है वो लॉन्गर होता है।
ओके। एंड जो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होता है प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में, वो मोस्टली आईजीएम होता है, आईजीजी भी होता है बट वो बाद में होता है। बट पहले जो सबसे पहला जो कोई भी एंटीजन से इंटरेक्शन होगा, जो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होगा, डेट इज़ आईजीएम। उसके बाद सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में जो मोस्टली जो होगा वो आईजीजी होगा। ओके। स्ट्रेंथ जो होगा प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स का ऑफकोर्स वीकर होगा, और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स का जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रॉन्गर होगा। ओके। इसका जो ऑनसेट टाइम है वो स्लो डेज टू वीक्स होगा, बट इसमें रैपिडली होगा। ओके। मेमोरी सेल्स इसमें भी, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में भी मेमोरी सेल फॉर्म हो रहा है, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में भी मेमोरी सेल फॉर्म हो रहा है, बट इसमें बहुत कम है, फ्यू है, बट इसमें बहुत सारा है, क्योंकि इसमें ह्यूमोरल सेल्स और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी दोनों ही एक्टिवेट हो गए। तो इसमें जो मेमोरी सेल्स है वो बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो गए हैं। तो ड्यूरेशन ऑफ इम्यूनिटी जो है वो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में शॉर्ट है, बट सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में जो ड्यूरेशन ऑफ इम्यूनिटी है वो लॉन्गर लास्टिंग है। ओके। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स, एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। तो ये सब अगर आपको समझ में आ गया ना, तो अब हम पढ़ेंगे इम्यूनोग्लोबुलिन्स, मतलब कि एंटीबॉडीज। इम्यूनोग्लोबुलिन्स क्या है, इससे ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कि लाइक कौन सा ऐसा इम्यूनोग्लोबुलिन है जो मदर टू बेबी थ्रू प्लेसेंटा ट्रांसफ़र होती है, या कौन सा ऐसा इम्यूनोग्लोबुलिन है जो हमारे ब्लड लाइक बॉडी सिक्रीशंस में प्रेजेंट होते हैं, कौन सा आईजी का जो क्वांटिटी है वो सबसे ज़्यादा होता है, ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। तो जो फर्स्ट इम्यूनोग्लोबुलिन्स हम पढ़ने जा रहे हैं वो है आईजीजी। आईजीजी मतलब जी मतलब ग्रेटर, जो सबसे ज़्यादा होगा। 80% ऑफ टोटल इम्यूनोग्लोबुलिन हमारा आईजीजी होता है। तो ये जस्ट आफ्टर आईजीएम के बाद डेवलप होता है। हमने पढ़ा ना, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में सबसे पहले कौन डेवलप होगा, आईजीएम, आईजीएम के बाद आईजीजी, तो डेवलप सब्सिक्वेंटली आफ्टर आईजीएम। ओके। एंड दिस इज द ओनली इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो मैटरनल ट्रांसफ़र ऑफ एंटीबॉडी विया प्लेसेंटा, मदर से बेबी में ट्रांसफ़र होता है थ्रू प्लेसेंटा, दिस इज़ द ओनली इम्यूनोग्लोबुलिन। ओके। तो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि आईजीजी, आईजीएम, आईजीई, कौन सा जो है आईजी जो मदर टू बेबी में ट्रांसफ़र होता है, तो डेट इज़ आईजीजी। ओके। और इसका जो हाफ लाइफ है अराउंड 21 डेज होता है। सो दैट्स ऑल अबाउट आईजीजी। कमिंग टू सेकेंड इज आईजीएम। आईजीएम जो है वो 6% ऑफ टोटल होता है, आईजीजी जो है वो 80% होता है, आईजीएम 6% ऑफ टोटल होता है। इट इज़ फर्स्ट एंटीबॉडी टू अपीयर। कोई भी एंटीजन हमारी बॉडी में आता है तो जो फर्स्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस होता है डेट इज़ आईजीएम। एंड इसकी जो हाफ लाइफ है वो 7 डेज होती है, कम होती है। आईजीजी की 21 डेज थी और इसकी 7 डेज है। थर्ड इज आईजीए। आईजीए जो है वो 13% ऑफ टोटल है, और ये दिस इज़ द ओनली इम्यूनोग्लोबुलिन जो हमारा बॉडी सिक्रीशन में होता है, लाइक सलाइवा हो गया, टीयर्स हो गए, उनमें आईजीए एंटीबॉडीज प्रेजेंट होता है। इसकी जो हाफ लाइफ है वो सेम होती है आईजीएम की तरह, 7 डेज। एंड फोर्थ इज आईजीई एंड आईजीडी। ये बहुत कम क्वांटिटी में होती है, 1 to 2% ऑफ टोटल। बट जो आईजी है ना, आईजीई, ई फॉर एलर्जी, तो मतलब ऐसे समझ लो ए एलर्जी होता है, बट ई फॉर एलर्जिक रिएक्शन। तो एलर्जिक रिएक्शन में जो एंटीबॉडीज जो रिस्पॉन्सिबल है डेट इज़ आईजीई। आईजीई रिस्पॉन्सिबल फॉर एलर्जिक रिएक्शन। ओके। सो coming to the important part of vaccine, that is live vaccine, type of vaccine। तो टाइप्स ऑफ वैक्सीन्स में क्वेश्चंस पूछते हैं कि लाइक आपको ऐसे वैक्सीन्स का नाम दे रखा होगा, पूछेंगे इनमें लाइव वैक्सीन कौन है, किल वैक्सीन कौन है, टॉक्साइड वैक्सीन कौन है। तो हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ वैक्सीन। तो टाइप ऑफ वैक्सीन मतलब फर्स्ट इज लाइव वैक्सीन। तो लाइव वैक्सीन क्या होता है कि मतलब जिंदा ऑर्गेनिज्म, लाइव ऑर्गेनिज्म आपके अंदर इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। तो भाई अगर जिंदा ऑर्गेनिज्म आपके अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे तो आपको बीमारी नहीं हो जाएगी, बट बीमारी तो नहीं होती है। इसलिए नहीं होती क्योंकि ऑर्गेनिज्म जो है वो इंजेक्ट करते हैं बॉडी में इन लाइव फॉर्म, बट इन एटेनुएटेड फॉर्म में आपके बॉडी के अंदर वो ऑर्गेनिज्म को इंजेक्ट किया जाता है। तो ये एटेनुएटेड फॉर्म क्या होता है, एटेनुएटेड फॉर्म का मतलब होता है कि उसकी जो वायरुलेंस है, उसकी जो किलिंग पावर है वो ख़त्म कर दी जाती है, वो रिड्यूस कर दी जाती है, बट हैव इम्यूनोजेनिसिटी, मतलब एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करने की कैपेसिटीज़ होती है वो है, बट उसकी जो किलिंग पावर है, उसकी जो वायरुलेंस पावर है
वो ख़त्म कर दी गई है। इसलिए लाइव वैक्सीन को जब इंट्रोड्यूस करते हैं आपके बॉडी के अंदर, वो एंटीजन जब जाता है तो एंटीबॉडीज़ बनता है। बट वो जो ऑर्गेनिज्म जो आपके बॉडी के अंदर डाला, जब वो वैक्सीन डाला, तो आपको कोई ऐसा नुकसान नहीं होता। जैसे छोटा मोटा सिम्टम्स होता है, लाइक फीवर हो गया, थोड़ा सा ऐसे कॉफ कोल्ड वगैरह हो जाता है, बट वो आपको किल नहीं कर सकता है, क्योंकि उसकी जो वायरुलेंस पावर है वो ख़त्म कर दी गई है। ओनली उसकी एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूसिंग पावर जो है वो मेंटेन है। तो लाइव वैक्सीन का एग्जांपल क्या क्या है, तो ये सारे लाइव वैक्सीन्स हैं। तो लाइक इतना सारा याद करना डिफ़िकल्ट है, तो बहुत सारे निमोनिक है, उनमें से एक निमोनिक है बॉय लव्स द क्राइम। बी फॉर BCG, ओ फॉर OPV। OPV मतलब दो तरीके का होता है ना, ओरल पोलियो वैक्सीन और IPV होता है। तो जो OPV है इट इज़ फाउंड बाय सेविन, इसलिए इसे OPV बोलते हैं। ठीक है, BCG हो गया, OPV हो गया, वाई फॉर येलो फीवर, लव लाइव वैक्सीन, the is typhoid vaccine, C for chicken pox, Covishield is also live vaccine, R for rubella and rotavirus, I is influenza, nasal root वाला जो इन्फ्लुएंजा होता है वो वाला हमारा लाइव वैक्सीन है, M for measles and mumps, E for epidemic typhus। 2-3 बार पढ़ोगे ना याद हो जाएगा। जस्ट रिमेंबर द निमोनिक बॉय लव्स द क्राइम। तो ऐसे याद कर लोगे तो ये सारा आपको लाइव वैक्सीन का एग्जाम्पल याद हो जाएगा, तो आप एग्जाम में इजीली आंसर कर सकते हो कि हाँ ये लाइव वैक्सीन होते हैं, ये किल्ड वैक्सीन होते हैं। तो हम सेकंड पढ़ते हैं किल्ड वैक्सीन। उससे पहले हम पढ़ते हैं कि कॉन्ट्रा इंडिकेशन। अब लाइव वैक्सीन है तो लाइव वैक्सीन के कुछ कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशन होता है कि हम किसके अंदर लाइव वैक्सीन दे सकते हैं, किसके अंदर नहीं दे सकते हैं। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर रेडिएशन थेरेपी चल रहा हो, कोई किसी को कैंसर है, रेडिएशन थेरेपी चल रहा हो, या सीवियर सिम्प्टोमेटिक इम्यूनो डिफिशियंसी लाइक HIV एड्स, तो हम लाइव वैक्सीन नहीं देते हैं। लाइव वैक्सीन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड फॉर दिस प्रेगनेंसी, रेडिएशन थेरेपी और लाइक HIV एड्स एक्सेट्रा। ओके, अगर आपको थोड़ा कोल्ड और डायरिया होता है ना बच्चों में, तो हम वैक्सीन दे सकते हैं। माइल्ड डायरिया, थोड़ा सा कोल्ड है तो दे सकते हैं, माइल्ड फीवर है तो भी दे सकते हैं। ओके, प्रेगनेंसी में एक क्वेश्चन है लाइक कि इंडिया में येलो फीवर वैक्सीन जो है वो यूज़ नहीं होता है, क्योंकि जो येलो फीवर है वो एक्जोटिक हो गया इंडिया में। ये येलो फीवर डिजीज़ नहीं है, इसलिए इंडिया में हम येलो फीवर वैक्सीन यूज़ नहीं करते हैं। बट लेट्स सपोज कोई वुमेन है, इंडिया में कोई वुमेन है, वो ऐसी जगह जा रही है जहाँ पे येलो फीवर थोड़ा कॉमन है, तो अगर वो वुमेन वहाँ से जा रही है तो वो वुमेन ये येलो फीवर वैक्सीन ले सकती है। वैसे सारे लाइव वैक्सीन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है फॉर प्रेग्नेंट वुमेन ऑल्सो, बट ये वाला वैक्सीन येलो फीवर वैक्सीन ले सकती है ओनली जब वो किसी ऐसी कंट्री में जा रही है जहाँ पे येलो फीवर कॉमन है, तब ऐसे नहीं लेना। ओके, सो कमिंग टू सेकेंड इज किल्ड वैक्सीन। सो किल्ड वैक्सीन में क्या है, ऑफ कोर्स जो वैक्सीन है, जो ऑर्गेनिज्म है उसको मार करके बॉडी में इंजेक्ट किया जा रहा है, किल्ड करके इंजेक्ट किया जा रहा है। अब उसको किल्ड कैसे करेंगे, तो ऑफ कोर्स या तो हीट से किल कर सकते हैं या फिर केमिकल से कर सकते हैं। तो इट इज़ किल्ड बाय हीट एंड केमिकल्स। ओके, केमिकल्स लाइक फॉर्मेलिन। सो इट कैन बी गिवन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, लाइव वैक्सीन प्रेगनेंसी के टाइम नहीं देते हैं, बट किल्ड वैक्सीन हम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी दे सकते हैं। तो इसका एग्जाम्पल, किल्ड वैक्सीन का एग्जाम्पल है ये सारे। तो आप निमोनिक से याद कर सकते हैं, लाइक परी चोर थी दिल्ली में, परी चोर थी दिल्ली में। तो P फॉर IPV। ओके, IPV देखो, OPV था, OPV इज डिस्कवर्ड बाय सेविन एंड IPV इज डिस्कवर्ड बाय सॉल्व। ओके, A is hepatitis A and B, it is killed vaccine, R is rabies, I is influenza vaccine, चोर मतलब कोलेरा एंड COVID-19 वैक्सीन, थी मतलब टाइफॉइड एंड दिल्ली में DPT। सो ये सारे जो है वो किल्ड वैक्सीन है। एंड थर्ड इज टॉक्सॉइड वैक्सीन। टॉक्सॉइड वैक्सीन क्या होता है, जो हमारा जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, जो बैक्टीरिया के जो सेल वॉल होते हैं उनमें से भी टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं, राइट। तो वो जो सेल वॉल से जो टॉक्सिन्स रिलीज होता है उसको इनएक्टिवेट करके आपकी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, उससे बनाया जाता है, दैट इज टॉक्सॉइड वैक्सीन। टॉक्सॉइड वैक्सीन का जो एग्जांपल है वो DT, डिप्थेरिया एंड टेटनस, बहुत इजी टू रिमेंबर, डिप्थेरिया एंड टेटनस इज टॉक्सॉइड वैक्सीन। ओके, सो ये सारा था लाइव वैक्सीन, किल वैक्सीन और टॉक्सॉइड वैक्सीन के बारे में। उसके बाद जो वैक्सीन है, या तो वैक्सीन, आप दवाई के बारे में सोच लो, कुछ दवाइयाँ जो है वो पाउडर फॉर्म में होती है, कुछ दवाइयाँ ऑलरेडी डिजॉल्व आती है, लिक्विड फॉर्म में होती है। ऐसे ही वैक्सीन भी कुछ जो है वो पाउडर फॉर्म में होगी, कुछ जो है वो लिक्विड फॉर्म में होगी। मतलब जो अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन है वो आइदर पाउडर फॉर्म
या फिर लिक्विड फॉर्म। तो जो पाउडर फॉर्म में होगा, ऑफ कोर्स आप पाउडर तो इंजेक्ट नहीं कर सकते ना, उसको पहले आप रिकॉन्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, तभी आप इंजेक्ट करोगे। ओके, सो पाउडर फॉर्म वैक्सीन को रिकॉन्स्टिट्यूटेड वैक्सीन भी बोला जाता है, फ्रीज ड्राइड वैक्सीन भी बोला जाता है, या लाइपोफिलिजेड वैक्सीन भी बोला जाता है। इसको पहले रिकॉन्स्टिट्यूट करना होगा, तब डालना होगा। तो इसके एग्जाम्पल क्या क्या है? बीसीजी। बीसीजी का जो वैक्सीन है, मीजल्स का वैक्सीन हो गया, जापानीज इंकेफेलाइटिस का वैक्सीन हो गया, येलो फीवर का वैक्सीन हो गया, ये सारे हमारे पाउडर फॉर्म में प्रेजेंट है। ये सारे पाउडर फॉर्म में होते हैं। इसको पहले इसमें डाइल्यूएंट्स ऐड करके इसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, उसके बाद हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इन सारे वैक्सीन को इसमें कौन कौन सा डाइल्यूएंट्स यूज़ करते हैं, ये क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत बार पूछ चुके हैं कि बीसीजी के लिए कौन सा डाइल्यूएंट्स यूज़ करते हैं। तो हम उसके लिए हम पढ़ लेते हैं। यस, बीसीजी के लिए हमें नॉर्मल सलाइन यूज़ करना है। अगर बीसीजी का पूछे कि बीसीजी के लिए कौन सा डाइल्यूएंट्स यूज़ करते हैं, तो नॉर्मल सलाइन। मीजल्स के लिए डिस्टिल्ड वाटर या फिर स्टेराइल वाटर यूज़ कर सकते हैं। जापानीज इंकेफेलाइटिस के लिए फॉस्फेट बफर सॉल्यूशन आता है, वो यूज़ करते हैं। येलो फीवर के लिए कोल्ड या फिजियोलॉजिकल सलाइन यूज़ करते हैं। तो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि जापानीज इंकेफेलाइटिस के लिए कौन सा डाइल्यूएंट्स यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल में दे देगा डेक्सट्रोज, नॉर्मल सलाइन, फॉस्फेट बफर सॉल्यूशन, है ना, स्टेराइल वाटर। तो आपको फॉस्फेट बफर सॉल्यूशन पे टिक लगाना है। ओके, उसके बाद हम आते हैं कौन सा वैक्सीन जो है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। लिक्विड फॉर्म में होगा, उसको कोई भी रिकॉन्स्टिट्यूट करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली हम इंजेक्ट कर सकते हैं। तो वो हमारा हेपेटाइटिस बी हो गया, टीपीटी हो गया। देखो, याद करने का तरीका बता रही हूँ, क्योंकि ऐसे याद करना इज़ डिफ़िकल्ट ना। तो जितने भी पी और टी वाले हैं ना, जिसमें पी और टी आ रहा है, वो सारा लिक्विड फॉर्म में होगा। देखो, हेपेटाइटिस बी, पी टी, डी पी टी, पेंटावेलेंट, पीवी है, टीवी है, पीसीवी, आईपीवी, पी, ओपीवी। तो ये सारे जो है वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं, ऑलरेडी रिकॉन्स्टिट्यूटेड होते हैं, हमें कुछ भी इसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो कमिंग टू द ओपन वायल पॉलिसी। आपने ये पाउडर फॉर्म और लिक्विड फॉर्म पढ़ लिया ना, तो ओपन वायल पॉलिसी आपको बहुत इजी लगेगा। ओपन वायल पॉलिसी में क्या होता है कि अगर हमने वैक्सीन को ओपन कर दिया, वैक्सीन वायल्स वंस ओपन कैन बी रीयूज्ड फॉर 28 डेज। हम उसको 28 डेज तक यूज़ कर सकते हैं। सारे नहीं, आगे बताऊंगी कौन कौन से। बट दे आर मेंटेन इन अप्रोप्रिएट कोल्ड चेन। ऐसे नहीं कि आपने जस्ट ओपन कर लिया, आप ऐसे कहीं पे रख दिया और 28 डेज तक यूज़ कर रहे हो। नो, यू हैव टू मेंटेन इन अप्रोप्रिएट कंडीशन, अप्रोप्रिएट कोल्ड चेन में। ओके, उसके अलावा प्लस आपको ये 4 कंडीशन भी फॉलो करने हैं, तभी आप किसी भी वैक्सीन को आप 28 डेज तक यूज़ कर सकते हो। तो वो जो कंडीशन है वो क्या है? फर्स्ट इज़ एक्सपायरी डेट नॉट पास। ये तो सारे मेडिसिन सबके लिए यूज़ होता है, अगर एक्सपायरी डेट पास हो गया तो हम कुछ भी यूज़ नहीं कर सकते। तो 4 कंडीशन में फर्स्ट कंडीशन इज एक्सपायरी डेट नॉट पास। सेकेंड इज इट शुड बी स्टोर्ड एट 2 to 8 डिग्री सेल्सियस। जो वैक्सीन आपने ओपन किया है उसको हमें 2 to 8 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर करना है। ऐसे नहीं आप कहीं पे बाहर रख रहे हो उसको 28 डेज तक यूज़ करो, नेवर यूज़ लाइक दिस। थर्ड इज एसेप्टिक टेक्निक। अगर आप उसको ओपन कर रहे हो या फिर वैक्सीन विड्रॉ कर रहे हो सिरिंज में इंजेक्ट करने के लिए, तो आपको एसेप्टिक टेक्निक यूज़ करना है। अगर आप एसेप्टिक टेक्निक यूज़ कर रहे हैं तो यूज़ कर सकते हैं। एंड फोर्थ इज वैक्सीन वायल मॉनिटर नॉट रीच द डिस्कार्ड पॉइंट। ये डिस्कार्ड पॉइंट क्या है, ये आगे बताऊंगी इसमें क्या होता है, वीवीएम में पढ़ेंगे ये हम। तो ये जब 4 कंडीशन फॉलो करेगा तो हम वायल्स को, वैक्सीन को 28 डेज तक हम यूज़ कर सकते हैं। तो वो कौन कौन सी वैक्सीन जो ओपन वायल पॉलिसी फॉलो करती है, डेट इज़ जितने भी लिक्विड वैक्सीन होते हैं ना, जितने भी लिक्विड वैक्सीन होते हैं लाइक हेपेटाइटिस बी, पेंटावेलेंट, ओपीवी, आईपीवी, वो सारे ओपन वायल पॉलिसी फॉलो करती है। ओके, वो सारे ओपन वायल पॉलिसी फॉलो करती है, मतलब पाउडर फॉर्म वाले फॉलो नहीं करती, ओनली लिक्विड वैक्सीन जितना है वो सारे हमारा वैक्सीन ओपन वायल पॉलिसी फॉलो करेगी। ओके, डू नॉट फॉलो ओपन वायल पॉलिसी, डेट इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड वैक्सीन, मतलब पाउडर फॉर्म वैक्सीन। ओके, सो जो जो ये थे हमारा पाउडर फॉर्म वाले जो वैक्सीन है वो ओपन वायल पॉलिसी फॉलो नहीं करेगी। तो
क्वेश्चन आता है कि कब तक हम उसे यूज़ कर सकते हैं। हमने जब उसको रिकॉन्स्टिट्यूट कर दिया, हमने उनमें डाइल्यूट ऐड कर दिया, तो कब तक उसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि रोटा वायरस को हम 4 to 6 आवर्स तक यूज़ कर सकते हैं। बीसीजी को हम 4 आवर्स तक यूज़ कर सकते हैं। मीजल्स एंड रूबेला को हम 4 आवर्स तक यूज़ कर सकते हैं। जैपनीज़ एनकेफ्लाइटिस वैक्सीन को 2 आवर्स तक यूज़ कर सकते हैं। येलो फीवर्स को हाफ एन आवर तक यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ से क्वेश्चन एक आता है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, कि बीसीजी वैक्सीन को हमने रिकॉन्स्टिट्यूट कर दिया नॉर्मल सलाइन में, और हम उसको कब तक यूज़ कर सकते हैं। तो आंसर इज अप टू 4 आवर्स। ठीक है, उसके बाद हमने ये पढ़ लिया डायल्यून्स फॉर वैक्सीन मीन्स की रोटा वायरस एंड कोविड वैक्सीन डू नॉट फॉलो ओपन वाइल पॉलिसी, वो हमने पढ़ ही लिया क्योंकि इतने भी ये सारा हमने पढ़ लिया। ओके, सो यस, वन मोर इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज, ऐसा क्वेश्चन आपने शायद पढ़ा होगा कि मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन कौन सा है, मोस्ट कोल्ड सेंसिटिव वैक्सीन कौन सा है, ऐसा क्वेश्चन भी आता है। तो हीट सेंसिटिव मतलब कि फ्रोजन रेजिस्टेंस, हीट सेंसिटिव है बहुत ज़्यादा, लाइक हीट से सेंसिटिव है, तो उसको हम जो ILR होता है ना, आइस लाइन रेफ्रिजरेटर, उसको एकदम डीप में रखेंगे। जितना ज़्यादा हीट सेंसिटिव वैक्सीन होगा उसको हम उतना डीप में रखेंगे। तो जो हमारा रिकॉन्स्टिट्यूटेड BCG वैक्सीन हो गया, OPV हो गया, मीजल्स हो गया, रोटा वायरस हो गया, जैपनीज एनकेफ्लाइटिस, ये सारे जो है ना, ये सारे के सारे हीट सेंसिटिव मीन्स फ्रोजन रेजिस्टेंस वैक्सीन है। इसको हम ILR के आइस लाइन रेफ्रिजरेटर के एकदम बॉटम में रखते हैं। ओके, बट क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकते हैं, ऐसे 2-3 एग्जाम्पल दे रखा होगा कि रिकॉन्स्टिट्यूटेड BCG, OPV, मीजल्स, बोलेंगे इनमें ऑर्डर लगाओ कि कौन सबसे ज़्यादा हीट सेंसिटिव है, किसको एकदम ILR के बॉटम में रखेंगे। तो आंसर इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड BCG, उसके बाद OPV आता है, उसके बाद मीजल्स आता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, मतलब आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि OPV और रिकॉन्स्टिट्यूटेड BCG इनमें से सबसे ज़्यादा हीट सेंसिटिव कौन है, तो आंसर इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड BCG। बट अगर क्वेश्चन आया कि BCG एंड OPV इनमें से सबसे ज़्यादा हीट सेंसिटिव कौन है, तो आंसर आएगा OPV। समझ में आ रहा है। अगर आपने BCG को रिकॉन्स्टिट्यूट कर दिया, उसमें आपने नॉर्मल सलाइन ऐड कर दिया, आपने उनमें डाइल्यूएंट्स ऐड कर दिया, तो वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएगा, वो बहुत ज़्यादा हीट सेंसिटिव हो जाएगा, उसको जल्दी ही यूज़ करके ख़त्म करना होगा। ठीक है, बट अगर आपने उसमें नॉर्मल सलाइन यूज़ नहीं किया, तो उस टाइम आपको बोल सकते हैं कि OPV इज़ मोर हीट सेंसिटिव देन BCG। ओके, बट अगर रिकॉन्स्टिट्यूट कर दिया तो BCG इज़ रिकॉन्स्टिट्यूटेड BCG इज़ मोर हीट सेंसिटिव देन OPV। तो आपको ये दोनों लाइक समझ में आना चाहिए। ये मतलब बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें हम, लाइक मैं जब स्टूडेंट टाइम पे थी ना, जब मैं नॉर्सेट की प्रिपरेशन कर रही थी, बहुत कंफ्यूज होती थी कि कहीं पे आंसर ये होता था, कहीं पे आंसर ये होता था। तो आपको अच्छे से समझना है कि अगर BCG को रिकॉन्स्टिट्यूट कर दिया तो रिकॉन्स्टिट्यूशन BCG इज़ मोर हीट सेंसिटिव देन OPV। बट अगर सिर्फ बोले कि BCG एंड OPV में, तो OPV इज़ मोर सेंसिटिव देन BCG। ओके, सो सेकेंड इज फ्रीज सेंसिटिव और हीट रेजिस्टेंस। फ्रीज सेंसिटिव है मतलब हीट रेजिस्टेंस है, तो इसको हम ऑफकोर्स कहाँ रखेंगे, जो आइस लाइन रेफ्रिजरेटर है उसके एकदम सबसे ऊपर वाले शेल्फ में रखेंगे, टॉप शेल्फ में रखेंगे। ठीक है, तो इसका जो एग्जांपल है वो है हेपेटाइटिस बी, पेंटावेलेंट, PCV, DPT, IPV। ये सारा जो वैक्सीन है वो फ्रीज सेंसिटिव है, मतलब उसको आप फ्रीज नहीं कर सकते, एकदम बॉटम ऑफ ILR के नहीं रख सकते हैं। ये हीट रेजिस्टेंस है, ऐसा नहीं कि आप 30-40 डिग्री सेल्सियस पे, नहीं, आपको 2 to 8 डिग्री सेल्सियस तो मेंटेन करना ही होगा। ओके, बट क्वेश्चन अगर आता है कि ऐसे इनमें से सबसे ज़्यादा फ्रीज सेंसिटिव या सबसे मोस्ट फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन कौन सा है, तो आंसर इज हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी इज मोस्ट फ्रीज सेंसिटिव देन दिस वैक्सीन। ओके, so this is about heat sensitive and freeze sensitive vaccine। सो आज हम इतना ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम वैक्सीन वाइल मॉनिटर पढ़ेंगे, कोल्ड चेन पढ़ेंगे और इम्यूनाइजेशन पढ़ेंगे।